अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 211 दो टूक जवाब। सुजॉय ने जेनी की शर्त वाली बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, कम ऑन जेनी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई शर्त मानने वाला हूँ? मैंने गलती की और मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन सॉरी टू से मैं इस बात के लिए तुम्हें कोई भी शर्त रखने की इजाजत नहीं दे सकता। कहकर सुजॉय ने लैला की तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके जा सकती हो लैला। ये सुनकर लैला ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में अभी और सोचना चाहिए। कहकर लैला ने अपना बैग उठाया और सुजॉय के रिप्लाई का इंतजार किए बगैर वहां से तेजी से चली गई। उसके जाने के बाद जेनी ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों का मन रखना नहीं आता। तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने मुझे अपनी मंगेतर, अपनी होने वाली पत्नी को ऐसे जलील किया। कहते हुए जेनी गुस्से से लगभग कांप रही थी, जबकि सुजॉय अब एकदम शांत हो चुका था। उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शांत हो जाओ जेनी। इस तरह चीख चिल्लाकर और परेशान होकर तुम ना सिर्फ अपने लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, बल्कि तुम्हारे साथ जो वजूद पल रहा है उसे भी तकलीफ दे रही हो। लेकिन जेनी ने पानी का ग्लास साइड करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सुजॉय, वो लड़की तुम्हें किस नजर से देखती है, और तुम्हारी मंगेतर होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम ऐसी किसी भी लड़की के साथ काम करो जो तुम्हारे लिए गलत नजरिया रखती हो, अनटिल एंड अनलेस तुम खुद भी अपने मन में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो। जेनी की बात सुनकर सुजॉय ने फिर कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर उसके ठीक सामने बैठता हुआ बोला, मैं कैसा हूं, मैं क्या सोचता हूं, किसके लिए मेरी फीलिंग क्या है, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखनी चाहिए जेनी। तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार मिल रहे हैं, मिलेंगे। तुम्हें वो सब मुझसे मांगने या छीनने की जरूरत कभी भी नहीं आएगी। और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, वो भी तब जब मैंने आगे बढ़कर खुद ब खुद तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला किया है। जेनी को यह नहीं लगा था कि सुजॉय उसे उसकी बात का जवाब इस तरह देगा, जबकि सुजॉय ने आगे कहा, तुम्हारे लिए कंसर्न की सिर्फ इतनी बात होनी चाहिए जेनी कि मैं तुम्हारे और इस बच्चे के लिए कितना सिंसियर हूं। इससे ज्यादा अगर तुम कुछ भी सोचती हो तो उससे होने वाली तकलीफ की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। इसीलिए बेहतर है कि जिस तरह मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता हूं, उसी तरह तुम्हें भी ये काम नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक वैसा ही हो गया ना कि मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम फला पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करोगी। क्या तुम अपने लिए कोई ऐसी पाबंदी बर्दाश्त करोगी? सुजॉय ने ये सारी बातें इतने सख्त लहजे में कही कि जेनी चाहकर भी उसे कोई और रिप्लाई नहीं कर सकी। अपनी बात पूरी करके सुजॉय ने एक बार फिर से उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। इस बार जेनी ने खामोशी से वो ग्लास थाम लिया और घूंट घूंट करके पानी पीने लगी। जाहिरी तौर पर वो अभी खामोश थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से खौलती हुई जेनी के मन में चल रहा था, इस बार तो तुम बहुत स्मार्टली बच गए सुजॉय। लेकिन देखना, लैला के साथ ये फिल्म करने का फैसला लेकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उसके हाथ से पानी का खाली गिलास लेकर सुजॉय ने वापस टेबल पर रखा और बोला, अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो चलो लंच साथ में कर लेते हैं। सुजॉय ने जानबूझकर साथ लंच करने की बात कही थी ताकि वो जेनी को अपने साथ रखकर ज्यादा से ज्यादा उसे नॉर्मल कर सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो भी लैला को लेकर काफी ज्यादा एंजाइटी फील कर रही होगी। उसकी बात सुनकर जेनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और दोनों लंच करने के लिए पास के रेस्टोरेंट में चले आए। लैला वहां से निकली तो उसका मन काफी बोझल हो रहा था। अभी अभी सुजॉय के केबिन में जो कुछ भी हुआ था वो काफी परेशान करने वाला था। टैक्सी में बैठी खिड़की से झांकती हुई लैला लगातार उसी सब के बारे में सोचे जा रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पता नहीं सुजॉय साहब ने जेनी को कैसे हैंडल किया होगा। अभी भी वक्त है लैला, अच्छी तरह से सोच ले। रहा सवाल उस एक फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो जरूरी तो नहीं है ना कि अभी पूरा किया जाए। मेरे ख्याल से अभी ये वक्त जेनी और सुजॉय को एक दूसरे को समझने के लिए गुजारना चाहिए साथ में। मैंने अगर ये फिल्म की तो कहीं ना कहीं हर बार जेनी मेरी वजह से डिस्टर्ब होगी ही। इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम लैला घर पहुंच चुकी थी। मारिया ने उसे देखते ही कहा, अच्छा हुआ आप आ गईं।
वरना मुझे लग रहा था कि कहीं आपको देरी हो गई और वो ड्राइवर इंटरव्यू के लिए आ गया तो पता नहीं मैं उसे क्या कहूंगी और क्या नहीं। मारिया की बात पर लैला ने घड़ी देखी तो बस 5 बजने ही वाले थे। उसने अपना बैग मारिया को थमाया और फ्रेश होने चली गई। अभी वो वापस कमरे में लौटी ही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। मारिया ने किचन से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है वो आ गया। ओह गॉड, प्लीज ढंग का आदमी भेजना। तुम्हें पता है ना लैला मैम को अच्छे ड्राइवर की कितनी जरूरत है। मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने लगभग 35 साल का लंबा चौड़ा और मजबूत कद काठी का आदमी खड़ा था। उसने मारिया को देखते ही हाथ जोड़कर कहा, जी नमस्ते, मुझे सुधांशु सर ने भेजा है। मारिया ने भी मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया और अंदर आकर बैठने का इशारा करते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम आपका ही इंतजार कर रही थी। कहकर वो लैला के कमरे की तरफ बढ़ गई और सोहन अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में लैला मारिया के साथ हॉल में वापस लौटी तो सामने बैठे सोहन पर नजर पड़ते ही चौंक सी गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे सोहन भैया आप। सोहन भी उसे यहाँ देखकर उतना ही हैरान था। उसने खुशी से थरथराते हुए लहजे में कहा, अरे मुझे भी नहीं पता था कि सुधांशु साहब ने मुझे आपके यहाँ भेजा है। लैला खुशदिली से उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, वाकई ये बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस है सोहन भैया, लेकिन आप तो यहाँ बंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे ना, फिर अचानक से। पिछली जॉब का जिक्र सुनकर सोहन कुछ उदास होता हुआ बोला, यूं समझिए लैला जी कि किस्मत ने बहुत ही घटिया मजाक किया है मेरे साथ, पर वो सब बातें बाद में, पहले आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो पूछ लीजिए। ये सुनकर लैला ने जल्दी से कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं सोहन भैया, मेरे लिए आपका नाम ही काफी है। आपसे भरोसेमंद और काबिल इंसान मुझे और क्या ही मिलेगा। आप कल 9 बजे से ड्यूटी पर आ जाइएगा। लैला ने ये देखा कि उसके कहते ही सोहन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि सोहन और लैला की जान पहचान से अनजान मारिया कंफ्यूज होने लगी थी। वो बारी बारी से उन दोनों को तके जा रही थी। जब लैला ने उसे कल आने के लिए कहा तो मारिया का बर्दाश्त जवाब दे गया। उसने एकदम से किचन में जाकर इशारे से लैला को भी वहां आने के लिए कहा। लैला सोहन से एक्सक्यूज करके उठती हुई किचन में चली आई और फिर आकर मारिया से पूछा, क्या हुआ मारिया, तुम मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुला रही थी? मारिया ने धीरे से कहा, आप इस आदमी को पहले से जानती हैं? उसके सवाल पर लैला ने हाँ में सिर हिलाया तो मारिया ने अगले ही पल कहा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि आदमी सुधांशु के रेफरेंस से आया है ना। कम से कम आपको इतना तो जरूर पूछना चाहिए कि वो सुधांशु को जानता कैसे है। इस सवाल पर अगर वो लड़का जरा भी हिचकिचाता है या कोई भी गोल मोल जवाब देता है तो आपको फैसला लेने में आसानी होगी। लैला ने मुस्कुराते हुए मारिया से कहा, डोंट वरी मारिया, मैं सोहन भैया को अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट मैं इनकी फैमिली को भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए सवाल भी पूछ लेती हूँ। कहकर लैला मुस्कुराते हुए वापस हॉल में लौट आई और फिर सोहन से मारिया वाला सवाल पूछ बैठी। मारिया वहीं किचन से बड़ी बेसब्री के साथ सोहन का जवाब सुन रही थी। सोहन ने कहा, सुधांशु साहब मेरी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आए हैं लैला जी। मैं उन्हें ज्यादा तो नहीं जानता, मुश्किल से हमारी 2 मुलाकात हुई है बस, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जितना फेवर किया है, मुझे तो लगता है कि मैं शायद ही कभी उनका यह एहसान चुका पाऊंगा। ये बोलकर सोहन रुआंसा सा हो गया था। लैला ने ये सुनकर किचन से झांकती हुई मारिया की तरफ देखा, जैसे कि पूछ रही हो गई तसल्ली? मारिया ने वहीं से सिर हिलाते हुए हाँ कहा और फिर कॉफी का ट्रे उठाए हुए हॉल में चली आई। लैला ने सोहन को कॉफी सर्व करते हुए कहा, मारिया मेरी बहन, मेरी असिस्टेंट, मेरी मैनेजर और शायद सब कुछ, और आज से आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं सोहन भैया। मारिया ने महसूस किया कि लैला से इतना मान पाकर सोहन की आंखें झिलमिलाने लगी थी। मारिया ने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, लैला मैम सॉफ्ट हैं बहुत। वो काम वाम में कोताही होने पर कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मैं बोलूंगी। हाँ। उसकी बात सुनकर लैला और सोहन दोनों ही हंसने लगे थे। सुजॉय जब घर आया तो लतिका जी आज उससे किसी और अंदाज में ही मिलने बैठी थी। वो जब चेंज करके हॉल में वापस लौटा तो उन्होंने छूटते ही कहा, ये क्या बात हुई सुजॉय? तुम अच्छी तरह से जानते हो अभी बच्चे की सही ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है कि जेनी को मेंटल और फिजिकल रेस्ट मिले।
और तुमने उसके मना करने के बावजूद भी लैला को फिल्म में लेने का इरादा किया हुआ है। माँ के मुंह से ये सब सुनकर एक पल के लिए सुजॉय थोड़ा परेशान सा हो गया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओह गॉड, इसका मतलब है कि जेनी ने माँ को सब कुछ बता दिया है। कहीं वो लैला की ड्रेस होल्ड करने और वो थप्पड़ वाली बात भी तो। इससे आगे वो सोच ही नहीं सका क्योंकि इस वक्त उसे जेनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। लतिका जी ने उसे सख्त नजरों से देखते हुए कहा, मैं पूछती हूँ, ये सब कुछ महीने बाद नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है स्ट्रेस का आने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। सुजॉय ने एक नजर माँ पर डाली और फिर माँ के कंधों को प्यार से थामते हुए बोला, तो बात आप तक पहुंच गई। मानना पड़ेगा काफी तेज है आप दोनों का नेटवर्क। वैसे और क्या क्या शिकायतें लगाई हैं जेनी ने? उसने बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश की कि जेनी ने उन्हें क्या क्या बताया है। लतिका जी कुछ रूठे हुए अंदाज में बोली, और क्या बताएगी, वही जो उसने तुम्हारे ऑफिस में देखा। देखो सुजॉय, वो भी प्रेग्नेंट है। इस वक्त उसे खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या होगा कि अगर तुम अभी कुछ महीने उसकी खुशी के लिए अपने कुछ फैसले होल्ड पर डाल दो। माँ की इतनी सारी बात सुनकर अब सुजॉय कुछ रिलैक्स था। इसका मतलब जेनी ने उन्हें सिर्फ यही बात बताई है, वरना अगर माँ को अभी पूरी बात पता होती तो वो इतने आराम से मुझसे ये सब नहीं कह रही होती। सोचते हुए उसने चैन की सांस ली और बोला, लेकिन माँ मुझे उसके एतराज का लॉजिक समझ में ही नहीं आया। अभी वो महीनों प्रेग्नेंट रहेगी तो क्या इसका मतलब है कि मैं सारे काम उसकी मर्जी से करूंगा? मतलब कोई सेंस है इस बात का? तब लतिका जी ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, समझने की कोशिश करो बेटा, होता है इस टाइम में। और उसने कौन सा तुमसे चांद सितारे मांग लिए हैं? अब वो लड़की मुझे खुद भी तो पसंद नहीं है, तो उसे भी नहीं पसंद, इसमें इतना इशू क्यों बनाना? सुजॉय उनकी दलीलें सुनकर एकदम इरिटेट सा हो गया। उसने झुंझुलाते हुए कहा, इशू नहीं बना रहा हूं मैं मां, आप लोग बना रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म है जिसका मैं हीरो भी नहीं, सिर्फ डायरेक्टर हूं। अगर वो मेरी फिल्म में काम कर लेती है तो इससे आने वाले बच्चे का क्या लेना देना? और उस लड़की से इतनी नफरत क्यों है आपको? और जेनी का तो फिर भी समझ में आता है कि मुझे लेकर उसे लैला के साथ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप क्यों उससे नफरत करती हैं? जबकि आपको भी अच्छे से पता है कि आज जो हम बैंकरप्सी की कगार से वापस लौटकर इंडस्ट्री में फिर से जमे हैं, उसमें लैला का कितना बड़ा हाथ है। और आप हैं कि ये कहकर सुजॉय ने लतिका जी की गैरत ललकारने की कोशिश की, लेकिन लतिका जी ने उल्टे उससे सख्त लहजे में कहा, मुझे मॉरल साइंस का लेसन देने से अच्छा है उस रिश्ते को निभाने पर ध्यान दो जो तुम्हारी जिंदगी में अहम है, और कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के साथ फिलहाल कोई फिल्म बनाने की। कहकर लतिका जी उठने को हुई जैसे कि उन्होंने अपने तही फैसला सुना दिया हो, लेकिन तभी सुजॉय ने एकदम रौबदार आवाज में कहा, रुक जाइए माँ, लैला को लेकर तो फिल्म मुझे किसी भी हाल में बनानी है। अब इसके लिए चाहे आप नाराज हो या जेनी। लतिका जी ने ऐसे दो टूक बात सुनकर हैरान होती हुई नजरों से सुजॉय को देखा, यूं जैसे यकीन करना चाह रही हो कि अभी अभी उन्होंने जो कुछ भी सुना उसे सुनने में उन्हें कोई गलती तो नहीं हुई। क्या लैला के लिए इस हद तक चला गया है सुजॉय कि लतिका जी से बगावत पर उतर आया है? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें